हेलो दोस्तों, ये है खौफ की काली रात जिसने प्रभास की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक तेज कदमों की आवाज़ सुन प्रभास की नींद टूट गई। उसने उठकर चारों ओर देखा, फिर वही स्वर सुनाई दिया। यह कदमों की आहट ऐसी थी जैसे कोई बाहर तेज कदमों से चल रहा हो। कहीं कोई घर में घुस तो नहीं आया, यह सोचकर उसने पूरे घर को तलाश लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक कदमों की आवाज़ उसे कहाँ से आ रही थी। घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। 10 बजे ही तो वह बाहर से अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर लौटा था। लौटते समय उसकी कार के सामने एक काली बिल्ली आ गई। उसको बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, नहीं तो वह 9 से 9:30 के बीच घर आता। घर न आने पर माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी रहती थी, लेकिन पिछले ही साल माँ भी उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ के बाद अब वह बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन माँ की कई बातें उसके लिए आदर्श थी और घर लौटने की आदत भी उसने अभी तक बरकरार रखी थी। माँ कहती थी, ऐसे ही समय पर लौटा करो, वरना अभी मैं और उसके बाद तेरी बीबी तेरे इंतजार में भूखी रहा करेगी। माँ तो उसके लिए बीबी लाने का अरमान दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। अकेला हो गया प्रभास। वैसे तो प्रभास की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन उसकी मंगेतर और उसकी पूरी फैमिली एक कार दुर्घटना में मारे गए। अब प्रभास के पास थी सिर्फ माँ की दी हुई शिक्षाएं और उनकी आदतें। आज ही इस आदत में विघ्न पड़ा, वह भी उस काली मनुष्य बिल्ली के कारण। और उसके बाद लगातार किसी के चलने के तेज कदमों की आहट उसके कानों को फाड़े जा रही थी और उसके दिमाग पर सीधी चोट कर रही थी। झंझलाता हुआ वह उठा, बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन भयानक कदमों की आवाज़ उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। बहुत देर करवटें बदलने के बाद वह बाहर आकर बरामदे में खंबे के सहारे टिक कर बैठ गया। कंबल को उसने अपने चारों तरफ लपेट लिया। दिसंबर का महीना था। खुले में बैठने के कारण ठंडी हवा के झोंके बार बार उस पर आक्रमण कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह स्वयं ही सिमटता जा रहा था। घुटनों को पेट से चिपकाकर उसने सिर को झुका लिया, लेकिन अचानक ही उसे बिल्ली की आवाज़ आई। अभी उसे नींद का झोंका आया ही था कि बिल्ली की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यहाँ बिल्ली कैसे? कंबल से मुंह निकाल कर देखा तो साफ थोड़ी ही दूर पर काली बिल्ली बैठी दिखाई दी, जो अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसे घूर रही थी। उसने सोचा, अरे ये तो वही बिल्ली है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। यह यहाँ कैसे? कैसा विचित्र संयोग है। उसकी आंखों में देखते देखते ही उसकी आंखों की छाई लालिमा सफेदी में बदलने लगी। प्रभास का धड़कता हृदय थोड़ा शांत हो रहा था कि तभी फिर तेज कदमों के चलने की आवाजें। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। फिर उसने सामने देखा, अरे वह बिल्ली कहाँ चली गई? क्या उसका घटनाओं से कोई संबंध है? प्रभास ने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली। 3 बज रहे थे। रात देर से आने और उस दुर्घटना की वजह से वह बिना घड़ी को उतारे ही बिस्तर में सो गया था। यहाँ तक कि उसने अपनी जुराबें भी नहीं उतारी। फिर उसने अपनी जुराबों की तरफ देखा, वह उसे कहीं नहीं दिखाई दी। अचानक उसे याद आया, इतनी देर से वह घर से बाहर बैठा था। फिर कार तो उसने अपने दरवाजे के पास ही पार्क की थी। कहाँ गई उसकी कार? बाहर तो कोई कार थी ही नहीं। कहाँ जा पार्क की जाती थी? वहां तो वह काली बिल्ली बैठी थी। क्या हो रहा था यह सब? कहीं उसका दिमाग तो नहीं हिल गया? इतनी सारी अजीब घटनाएं एक साथ, अकेला पल उसे बेचैन करने लगा था। अब ना उसे अपनी जुराबों की याद आ रही थी, न कार की। वह तो भूल ही गया था कल दोपहर से उसने खाया भी नहीं था और वह बिस्तर पर जाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 7 बजे नौकरानी चंपा ने घर का दरवाजा खुला पाया। प्रभास बिस्तर पर बेसुध सो रहा था। वह हैरान रह गई, ऐसा तो कभी नहीं था। चंपा प्रभास की माँ के समय से ही उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। रोज सुबह 7 बजे आकर चंपा साफ सफाई बर्तन साफ करते और प्रभास के लिए नाश्ता बना देती थी। लेकिन आज तो सब कुछ अव्यवस्थित था। प्रभास अभी भी सो रहा था। इस समय तो वह हाथ मुंह धोकर पेपर पढ़ा करता था। रसोई घर में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था, जैसे 3-4 लोगों ने खाना बनाया खाया हो। चंपा जल्दी जल्दी सफाई में जुट गई। बाथरूम में उसे प्रभास के एक पैर की जोड़ी पड़ी दिखाई दी, कीचड़ से लथपथ। और दूसरी घर के बाहर बरामदे में घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। चंपा ने सारी खिड़कियां बंद कर दी और सफाई में जुट गई। काम खत्म होते होते 8:30 बज गए। चाय और 2 अंडों का आमलेट बनाकर उसने प्रभास को जगाया।
प्रभास गुनगुनाकर करवट बदल कर दोबारा लेट गया। चंपा ने फिर से उसका पैर पकड़ कर हिलाया और बोला, उठिए भैया। प्रभास ने करवट लेकर जैसे ही आंखें खोली, चंपा की भयानक चीख निकल पड़ी। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी। प्रभास उठकर बैठा। उसने आंखें मूंद ली और फिर खोली। अब बिल्कुल सामान्य था। चंपा ने पूछा, भैया 8:30 बज गए, आप अभी तक सो रहे हैं? प्रभास बढ़ाकर उठा और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। चंपा ने सोचा, भैया की आज आंखें इतनी लाल क्यों थी? फिर उसने सोचा उसके मन का वहम होगा। बाथरूम से नहाकर जब प्रभास वापस आया तो प्रभास वैसा ही बन गया था जैसे चंपा उसे रोज देखती थी। उसने प्रभास से कहा, भैया खिड़की दरवाजे खोलकर मत सोया करिए, ठंड लग जाएगी और कोई चोर घुस गया तो। चंपा ने हंसते हुए कहा, लेकिन प्रभास बोला, मैं तो खिड़की दरवाजे बंद करके ही सोता हूँ, तुम्हें पता है ना। चंपा बोली, कल तो अच्छी दावत की भैया आपने। प्रभास परेशान होते हुए बोला, दावत नहीं तो कल तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। अब तुम जाओ, मुझे भी निकलना है ऑफिस के लिए। समझ नहीं पा रही थी भैया ने उससे दावत की बात क्यों छुपाई। झूठ क्यों कहा कि कल से तो उसने कुछ खाया ही नहीं। और भैया की कार कैसी किसी कीचड़ में लिपटी हुई है। चंपा आगे बढ़ी तो मोड़ पर गैराज में काम करने वाला पिंटू से मिल गया। उसने उससे रोककर कहा, भैया जरा समय हो तो जाकर प्रभास भैया की कार साफ कर दो। ना जाने कैसे कीचड़ में लिपटी हुई है, जैसे कोई दलदल से चला कर लाया हो। अभी 2 देना, नहीं तो ऑफिस जाने के टाइम पर परेशान हो जाएंगे। चिंटू तेजी से प्रभास के घर की ओर बढ़ गया। चंपा ने भी अपने घर की राह ली। पिंटू प्रभास के घर पहुंचा तो दरवाजे के पास ही उसकी कार खड़ी थी। वह हैरान रह गया। कार बिल्कुल साफ सुथरी लग रही थी। फिर चंपा ने उसे झूठ क्यों बोला। प्रभात जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जूते स्टैंड से उठाए और जुराबे पहनकर कर लॉक कर वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कार तो वहाँ थी ही नहीं। वह आगे की ओर बढ़ा, तभी एक ऑटो रिक्शा उसकी बगल में आकर रुका। प्रभात जल्दी से उसमें बैठ गया। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। प्रभास का ऑफिस वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था। वह आराम से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हवा के झोंके उसे बड़ी राहत पहुंचा रहे थे। नींद के झोंके में उसके हाथ से ऑफिस का बैग नीचे उसके पैरों के पास जा गिरा। झुककर उसने बैग उठाया तो उसकी नज़र मोजों पर पड़ी। अरे यह तो वही जुराबें थी जो वह रात को ढूंढ रहा था, बिल्कुल साफ सुथरी। यह कैसे हो गया? कल तो वह पैरों से गायब थी, आज खुद ब खुद धुलकर उसके जूतों में। वह बड़ी उलझन भरी नजरों से जुराबों को देखता रह गया। तभी ऑटो वाले ने पूछा, क्या हुआ साहब, कुछ खो गया क्या? प्रभास ने उत्तर दिया, नहीं। थोड़ी देर में ऑटो वाले ने ऑटो रोका और बोला, साहब आपका ऑफिस आ गया। प्रभास ने बैग उठाया और ऑटो से बाहर निकलने के लिए पाँव बढ़ाया। अचानक वह ठिठक गया। उसने ऑटो वाले को तो बताया ही नहीं था उसे कहाँ जाना है। फिर वह उसे उसके ऑफिस तक कैसे ले आया? प्रभास ने कहा, सुनो, कौन हो तुम? अचानक ऑटो वाले ने मुंह घुमाया तो प्रभास की चीख निकल गई। ओह, इतना भयानक चेहरा, इतना डरावने बड़े बड़े नुकीले दांत, पूरे बाल फैले हुए। उसने बोला, साहब आपका ऑफिस आ गया। अचानक उसके मुंह से गर्म भाप का भपका निकला जिससे प्रभास के रोए खड़े हो गए। दहशत से वह चीख उठा और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गया। प्रभास की चीखें दूर दूर तक गूंज उठी। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने ऑफिस के टेबल पर पड़ा था। उसके सहकर्मी उसको चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे। एक और चपरासी पानी का जग लिए खड़ा था। पता नहीं वह कितनी देर तक बेहोश रहा। प्रभास ने पूछा, क्या हुआ था मुझे, मैं यहाँ कैसे आया? उसका सहकर्मी रमेश बोला, हम तुम्हें लाए हैं, तुम ऑफिस के सामने वाली सड़क पर बेहोश हुए थे। मैं बेहोश? और वह ऑटो वाला? रमेश ने उसे बताया कि वहाँ तो कोई ऑटो नहीं था, तुम तो आज पैदल चलकर ही आ रहे थे। वो सामने वाला पान वाला बनवारी बता रहा था तुम पैदल एक हाथ में बैग लटकाए चले आ रहे थे और फिर अचानक ही ऑफिस के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे और गिरकर बेहोश हो गए। प्रभास ने रमेश को बताया कि वह आज ऑटो से आया है और कार तो उसकी पता नहीं कहाँ है। रमेश ने कहा, कौन ऑटो वाला, और तुम्हारी कार कहाँ गई? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभास ने परेशान होते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सभी सहकर्मी उसको अकेला छोड़कर चले गए। थोड़ी देर तक वह सिर थाम कर बैठ गया। जीप उलझन में पड़ गया। क्या हो रहा था उसके साथ? उसकी जुराबें गायब हो गई, फिर धुलकर जूतों में पहुंच गई, फिर लगातार तेज कदमों की दहशतनाक आवाजें, रात भर सो न पाना, कार गायब हो जाना, क्या सब
चंपा ने कहा था उसने सारे खिड़की दरवाजे खोले थे। उसने पूछा क्या रावत में कोई दावत हुई थी, और वह रहस्य में भयानक चेहरे वाला ऑटो वाला जो बिना बताए उसे ऑफिस तक ले आया। बनवारी कह रहा था कि वह पैदल ऑफिस आया, तो क्या क्या ये घटनाएं उसका वहम थी? रात की वह सब घटनाएं सच नहीं था, वह सब शायद कोई भयानक सपना जो उसके दिल में कई गहरे बैठ गया था। ऑफिस वालों से वह कुछ कहेगा तो वह उस पर हंसेंगे। तभी चपरासी ने आकर बोला कि साहब, एक लड़का आपकी कार नीचे छोड़कर चाबी दे गया, यह लीजिए। उसने उसकी कार की चाबियां मेज पर रख दी। प्रभास ने उससे पूछा कौन था। चपरासी ने बताया गैराज से आपकी कार लेकर आया था और बोला चाबी आपको दे दूं, पेमेंट वह बाद में आपसे ले लेगा। प्रभास सुनकर सहम गया। पेमेंट? पेमेंट तो उसने ऑटो वाले को भी नहीं दी थी, क्या वह बाद में पेमेंट लेगा और कैसे? प्रभास एक बार फिर से उलझ गया। उसने चाबी अपने सहकर्मी रमेश को देखकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए कहा, फिर बोला ठहरो मैं भी चलता हूँ। रमेश ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। जब वह अपने आप ही कार पार्क करने जा रहा था तो रमेश को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? प्रभास ने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा चलो। बिना कुछ कहे रमेश उसके साथ चल पड़ा। ऑफिस के सामने बनवारे की दुकान के पास खड़ी थी उसकी कार, चमचमाती हुई जैसे अभी वर्कशॉप से आई हो। रमेश के साथ प्रभास भी कार की चमकती बॉडी देखकर हैरान रह गए। बनवारी ने उसे टोक ही दिया, आपकी कार तो बिल्कुल नई लग रही है साहब, अभी अभी कोई लड़का खड़ी करके गया है। किस वर्कशॉप का था? प्रभास ने कहा पता नहीं, मैंने कार ठीक करवाने के लिए किसी और को दी थी। प्रभास ने कार की दरवाजा खोलते हुए कहा। कार में बड़ी अच्छी भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। दिन भर वह बड़ा बेचैन रहा, किसी भी काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अपने दोस्त अनूप से बात करने की सोची, लेकिन ऐन वक्त पर उसका साहस जवाब दे गया। क्या कहेगा वह इन सारी घटनाओं के बारे में? कहीं वह उसे उसके दिमाग का फितूर न समझे, उसे पागल न समझे। इसी विचार ने उसे परेशान कर दिया। अंत में उसने अपने घर जाने का निश्चय किया। शाम को घर पहुंचकर उसने खिचड़ी बनाने की सोची। उस दिन वह जल्दी ही घर पहुंच गया। अभी 8 बजे थे। कपड़े बदलकर उसने स्नान किया, जैसे पानी के साथ ही वह अपनी सारी परेशानियां बहा देना चाहता था। नहाकर वह रसोई में गया। रसोई में प्रवेश करते ही वह हैरान रह गया। कुकर गैस पर चढ़ा था और सीटी बजा रहा था। उसने बढ़कर गैस बंद कर दी। यह कुकर किसने चढ़ाया गैस पर, उसने सोचा। पानी का गिलास लेकर वह बिस्तर पर बैठ गया। मन अभी भी वहीं उलझा था। रसोई में कौन था? चंपा तो कब की चली गई, शाम को वह आती ही कहाँ थी? वह इससे ज़्यादा आगे नहीं सोच पाया। रसोई में उसने जाकर कुकर खोला तो एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। कुकर में खिचड़ी थी, बिल्कुल उसकी पसंद वाली, छिलकेदार मूंग की खिचड़ी, घी और जीरे के छोंक वाली। प्रभास को भूख लगाई थी। वह खाना लेकर बैठ गया। खाने ही वाला था कि अचानक उसको माँ की कई बात कि बेटा खाना खाने से पहले ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद कर लो, जिसने तुम्हें अन्न दिया है। भगवान को भोग लगाकर खाओगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। उसने भगवान को स्मरण किया और खाना शुरू किया। खाना बेहद स्वादिष्ट था। दिन भर की घटनाओं को दिमाग से निकाल वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में नींद आ गई। अचानक उसके माथे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। कौन कौन है? तभी किसी की आवाज आई, सो जाओ बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास। प्रभास के कानों में माँ का स्वर गूंजा। उसने करवट बदल ली। माँ के एहसास ने उसे अनोखी शांति दी। उसने बोला मुझे छोड़कर मत जाना माँ। माँ की आवाज आई, नहीं जाऊंगी, तुम डरना नहीं, हमेशा माँ तुम्हारे साथ है। आंखें बंद किए वे माँ के हाथों का स्पर्श अपने सिर पर अनुभव कर ही रहा था कि अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। तेज आवाज के साथ खिड़की के दरवाजे खुल गए थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ तेज बदबू का झोंका भी कमरे में आया। घबरा कर प्रभास ने आंखें खोल दी। खिड़की के पास कोई था। उस अंधेरे में भी उसको उसका साया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रभास ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? अचानक वह पीछे पलटा। मैं हूँ। प्रभास उसको देखकर डर गया। यह तो वही ऑटो वाला था, वही चमकती लाल आंखें, वही भयानक चेहरा, बड़े बड़े डरावने दांत और अंधेरे में भी अचानक प्रभास की चीख निकली, माँ। उसके होठ कांप उठे। माँ की आवाज आई, नहीं नहीं मेरा बच्चा। तभी उस साई ने बोला, हाँ तेरा बच्चा। अचानक वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसके ठहाकों से घर की दीवारें कांपने लगी। प्रभास के सिर को अपने प्यार भरे स्पर्श से सहलाने वाला साया कमरे के द्वार की ओर कोने में सिमट गया। देखते ही देखते वह धुआं बन गया। उसी समय खिड़की से बाहर की ओर कुछ कूदा।
प्रभास चिल्लाया, अरे यह तो वही काली बिल्ली थी। कमरे में अभी भी वही भयानक रात गूंज रही थी। सारा घर थरथरा रहा था। प्रभास की चेतना डूबती चली गई। सुबह 7 बजे चंपा आई। प्रभास तब भी सो रहा था। प्रभास को जगाया। जब तक उसने नाश्ता किया तब तक प्रभास भी फ्रेश होकर नहा धोकर निकला। उसे नाश्ता देखकर चंपा रसोई में चली गई। बर्तन देखकर मुस्कुरा उठी। प्रभास भैया ने कल खिचड़ी बनाई थी शायद। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर वह चली गई। प्रभात भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। घर के सामने उसकी कार खड़ी थी, चमचमाती हुई, जैसे अभी कुछ ही देर पहले उसे धोया हो। उसने घर से बाहर निकलते हुए अपने साथ हनुमान चालीसा रखा। माने बेटा, हालांकि पिछले दिन के अनुभवों ने उसे परेशान कर रखा था। कभी कभी उसे लगता जैसे जो भी घटा वह सपना था या फिर उसका वहम। शाम होते होते वह अपने दोस्तों के साथ पास होटल में खाने के लिए गया। तब उसे ध्यान आया कि वह देर तक घर से बाहर रहा है। के साथ उसका मित्र अनूप भी था। वे घर जाने के लिए निकले तो अनूप ने देखा कि उसकी बाइक पंक्चर हो गई। अब इतनी रात में कहाँ बनेगा पंक्चर। प्रभास ने कहा, परेशान मत हो यार, मेरे साथ मेरे घर चल। अनूप ने बोला, लेकिन वहाँ सरस्वती दिन अकेली रहेगी, वह बहुत डरती है। प्रभास ने कहा, चल ठीक है, मैं फिर तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। इस पर अनूप ने कहा, लेकिन एक शर्त पर, तुझे मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। दोनों दोस्त अनूप के घर की ओर निकल पड़े। अनूप का घर बस्ती से दूर कुछ हट कर था, शहर से थोड़ा बाहर। प्रकृति की गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा घर, जिसकी बालकनी से दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। दिन में तो वह दृश्य बहुत सुंदर लगता था, परंतु रात का अंधेरा फैलते ही सब कुछ काले साए में बदल जाता। इसलिए शायद अनूप ने अपनी पत्नी के अकेला रहने पर भयभीत होने की बात कही थी। घर के निकट पहुंचकर प्रभात ने स्वयं से महसूस किया था। दूर दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्यों पर फैली काली चादर ने एक बार तो उसे भी डरा दिया। उसने अनूप से कहा, तू शहर में जाकर क्यों नहीं रहता। अनूप ने कहा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उसका मन मोह लेती है, इसलिए यह जगह उससे छोड़ी नहीं जाती। माता पिता ने बड़े अरमान से जिंदगी भर की जमा पूंजी कर इस घर को बनाया था। उनका प्यार बसा है इस घर में। अनूप ने उसे भावुक होकर बताया। तो इसे छोड़ने का मतलब ही नहीं। प्रभास भी इस बात को समझता था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, अनूप की पत्नी सरस्वती ने दरवाजा खोला। उसने उन दोनों का स्वागत किया। फिर डिनर करते करते 10:30 बज गए। प्रभास ने घड़ी देखते हुए कहा, ओ यार 10:30 बज गए, अब मैं घर चलता हूँ। अनूप ने प्रभास से कहा, क्यों नहीं, आज तुम यहाँ रुक जाते, यहीं से ऑफिस चले जाना। पति पत्नी के आग्रह पर प्रभास वहीं रुक गया। अगली सुबह दोनों दोस्त ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में प्रभास का घर पड़ता था। उसने अनूप से कहा कि वह थोड़ी देर घर हो आता है। वह अनूप को लेकर घर की ओर चल दिया। घर का दरवाजा खुला था। अनूप ने उससे कहा, यार तेरे घर का दरवाजा खुला है, कोई आया है क्या। उसने बताया कि नौकरानी चंपा के पास एक चाबी रहती है, वही होगी, साफ सफाई कर रही होगी। घर में प्रवेश करते ही किचन से सब्जी की बड़ी अच्छी सुगंध आई। अनूप ने उससे पूछा, बड़ी अच्छी खुशबू है, तुम्हारी चंपा खाना भी बनाती है क्या। प्रभास ने कहा, नहीं, सिर्फ साफ सफाई करती है, लगता है 2-3 दिन से वह खाना भी बना रही है। अनूप ने कहा, तुझे नहीं पता। वाह वाह, ऐसी नौकरानी तो बड़े भाग्य से मिलती है, कहीं तुझसे प्यार तो नहीं करने लगी। अनूप ने आंख मारते हुए शरारत से पूछा। लेकिन इसके बाद अचानक ही जैसे घर में तूफान आ गया। फटाफट खिड़कियों के दरवाजे खुलने बंद होने लगे, जैसे घर में बवंडर घुस आया। अचानक राइटिंग टेबल उड़कर अनूप से टकराई। वह चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। प्रभात चिल्लाकर अनूप की ओर बढ़ा। उसने उसे सहारा देकर उठाया और पलंग पर बैठा दिया। मेज के कोने ने उसके माथे को घायल कर दिया। रक्त बहने लगा था। उसने रुमाल निकालकर उसका घाव पोंछना चाहा, पर यह क्या, घाव से टपकती रक्त की बूंदें हवा में उड़ने लगी और पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगी। अनूप ने कहा, यह सब क्या है प्रभास, मैंने तो मजाक किया था यार, मैं कभी तुमसे मजाक भी नहीं करूँगा। प्रभास कुछ भी नहीं कह सका। सहारा देकर उसने अनूप को उठाया और बाहर की ओर बढ़ गया। चल मैं तेरी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। तभी उनकी नज़र रसोई के द्वार पर पड़ी तो वे घबरा उठे। रसोई का द्वार खुला हुआ था। गैस की चूल्हे के पास बिखरे वालों वाली कोई लड़की खड़ी थी। प्रभास ने कहा, कौन, चंपा। उसने पलट कर देखा तो प्रभास डर कर रह गया। कितना भयानक रूप था उसका। आंखें तो जैसे थी ही नहीं, बड़े बड़े काले गड्ढे जिनसे खून बह रहा था, बिखरे हुए बाल और गहरा सांवला रंग। अनूप ने कहा, कहाँ है चंपा। प्रभास के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने इशारे से रसोई की तरफ उंगली बढ़ाई। वहाँ। अनूप ने कहा, वहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रभास ने दृष्टि उठाई। यह क्या, रसोई तो खाली पड़ी थी, बर्तन धुले हुए एक और रखे थे।
रसोई बिल्कुल जैसे के तैसे थी, कहीं भी खाना बनाए जाने का कोई निशान नहीं था। तो वह खुशबू, वह औरत, हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? प्रभास चिल्लाया। प्रभास ने अनूप का हाथ कसकर पकड़ा और बाहर निकल आया। यहाँ एक और नया आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कार गायब हो चुकी थी। उसके स्थान पर अनूप की बाइक खड़ी थी, साफ सुथरी। अनूप ने कहा, तुम्हारी कार कहाँ गई और मेरी बाइक यहाँ कैसे? प्रभास उसे घसीटते हुए बाइक तक पहुंचा, उसे पीछे बिठाया और बाइक ऑफिस की ओर बढ़ा दी। ऑफिस पहुंचने पर प्रभास ने अनूप से सारी बातें बताई। अनूप ने उसे शाम को मिलने का वादा किया और चल दिया। शाम को अनूप बाइक लेकर ऑफिस की ओर निकल आया और प्रभास से मिला। उसने प्रभास को अपने घर ले जाने की जिद की। प्रभास जब अनूप के साथ उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पति सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसने अनूप से कहा, यह क्या? अनूप ने बताया, हम सब जा रहे हैं तुम्हारी भाभी के चाचा के घर, उनके यहाँ कुछ काम है, उन्होंने अर्जेंट बुलाया है। प्रभास, लेकिन मैं। अनूप ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, इतनी टेंशन में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अनूप की पत्नी सरस्वती ने कहा, हाँ भैया, आप भी हमारे साथ चलिए। वह दोनों उसे जबरदस्ती टैक्सी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगे। प्रभास ने कहा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रभास ने कहा, हाँ यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। और शहर के बाहर आ चुकी थी। पेड़ पौधे इमारतें सब पीछे छूटे जा रहे थे। प्रभास ने सर को हल्के से झटका दिया। जहाँ वह उतरे वहाँ एक अच्छा बड़ा सा घर था, जिसके गेट पर वॉचमैन खड़ा था और पास ही जंजीरों से बंधा हुआ शीशम डॉग उन्हें तीखी दृष्टि से घूर रहा था। अनूप और उसकी पत्नी और प्रभास तीनों घर की तरफ बढ़े। भवन के सामने बड़ा सा बरामदा और उसके पीछे मुख्य द्वार। अभी वे द्वार तक ही पहुंचे थे कि एकदम से दरवाजा खुल गया। सामने एक अत्यंत भव्य व्यक्तित्व के स्वामी खड़े थे, गले में रुद्राक्ष की माला। उनको देखते ही उन्होंने कहा, आओ बच्चों, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अनूप ने कहा, नहीं बाबूजी, और उसने उनके पैर छुए। प्रभास ने भी उसको देखकर उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श होते ही वे चौंक उठे। उन्होंने कहा, तुम? अनूप ने बताया, हाँ बाबूजी, ये मेरा मित्र प्रभास है। अच्छा ठीक है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वही ना? इसके बाद उन्होंने अनूप की पत्नी की ओर मुख करके बोला, जाओ सरस्वती, जाकर अंदर माँ से मिल लो। सरस्वती सिर झुकाकर अंदर चली गई। प्रभास बाबूजी के पीछे चल दिए। बाबूजी एक बड़े द्वार के पास जाकर रुक गए। दरवाजे पर बड़ा पुराने ढंग का ताला लटका हुआ था। चौखट के ऊपर, दीवारों पर और द्वार के दोनों ओर कुछ मंत्र जैसे लिखे थे। बाबूजी ने बताया, ये मेरा व्यक्तिगत कक्ष है। ताला खोलते हुए वह बोले, आओ दोनों अंदर आओ। बाबूजी ने अनूप से कहा, अच्छा क्या तुम इसे यहाँ ले आए? कुछ अधिक परेशान है ये आजकल। कमरे के अंदर एक चटाई बिछी हुई थी। बीच में कमरे के अंदर एक पात्र में कुछ सामग्री रखी थी। प्रभास और अनूप दोनों बड़े आश्चर्य सब देख रहे थे। इससे पहले अनूप कभी इस कक्ष में नहीं आया था। बाबूजी ने कहा, चिंता मत करो प्रभास, तुम मेरे सामने आकर बैठो। प्रभास उनके सामने जाकर बैठ गया। पास बने पूजा के थाल से सफ़ेद पाउडर जैसा निकालकर उन्होंने उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया। आसन पर बैठकर कुछ क्षण वे होठों से बुदबुदाते हुए कोई मंत्र जपते रहे। फिर हाथ बढ़ाकर प्रभास के मस्तक पर तीसरे नेत्र के स्थान पर उन्होंने अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव दिया। चीख उठा। अनूप ने घबराकर उसकी ओर देखा। देखते देखते प्रभास का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में सुर्खी उभरने लगी। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर किसी स्त्री की आकृति झलकने लगी, जिसकी एक झलक अनूप ने प्रभास की रसोई में देखी थी। अगले ही पल उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। बाबूजी ने कहा, चुप, बिल्कुल खामोश, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन हो? उस स्त्री ने कहा, सुहासिनी। बाबूजी ने पूछा, कौन सुहासिनी? तब उसने कहा, मैं प्रभास की मंगेतर। बाबूजी ने कहा, लेकिन प्रभास की मंगनी का हूँ, झूठ बोलती हो तुम। उसने कहा, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अचानक उसका स्वर सौम्य हो गया। प्रभास के मुख पर अब एक अत्यंत सुंदर, लगभग 14-15 वर्ष की किशोरी का चेहरा उभर आया। बाबूजी ने उससे पूछा, कब हुई तुम्हारी मंगनी? तब उसने बताया, बहुत बचपन में, जब मैं 5 साल की थी और ये 8 साल का। तब हम दोनों के पिताजी जीवित थे। उन्होंने ही हमारी मंगनी कराई थी और मुझसे कहा था, ले सुहासिनी, अब प्रभास तेरा, इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है। फिर बाबूजी ने कहा, लेकिन तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हुआ? अब उसका चेहरा विकृत होने लगा था। उसने बड़े दुख से बोला, हम सब मर गए थे ना। फिर बाबूजी ने चौंक कर पूछा, कौन? फिर सुहासिनी ने बताया, मैं और मेरा परिवार, कोई नहीं बचा। फिर कुछ दिनों बाद प्रभास के पिता का भी हार्ट फेल हो गया, वह भी नहीं रहे। इसकी माँ इसे लेकर नए शहर में आ गई। तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। बाबूजी ने कहा, लेकिन क्यों?
तब सुहासिनी ने बताया कि ये मेरा मंगेतर है, इसकी सेवा करने के लिए मैंने इसके पिताजी को वचन दिया था। अब इसकी माँ मर गई, इसकी सेवा की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं इसे डराने नहीं आती, मैं इसे क्यों डराऊंगी। मैंने तो इसके लिए खाना बनाया, कार साफ कराई, इसकी कार के ब्रेक ढीले हो गए थे, उसे ठीक कराया। बाबूजी ने इसे कहा, नहीं तुम इसे डरा कर परेशान कर रही हो। सुहासिनी चिल्ला उठी, नहीं मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये डर जाता है तो मैं क्या करूँ। इसकी माँ भी मुझे इसके पास जाने से रोकती है तो मुझे गुस्सा आता है। बाबूजी ने गुस्से से कहा, तुम इसका साथ छोड़ दो सुहासिनी, तुम मर चुकी हो, इस सत्य को स्वीकार कर लो। प्रभात जीवित है, वो इस दुनिया का प्राणी है, और जबकि तुम आत्मा लोक में जा चुकी हो, भूल जाओ इसे। सुहासिनी चिल्लाई, नहीं कैसे भूल जाऊँ, यह के सिवा मेरा कोई नहीं, बचपन से मैंने इसे अपना स्वामी माना है, यह मेरा है। बाबूजी ने कहा, लेकिन इससे मिलने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह संसार ना छोड़ दे। सुहासिनी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं इसे मार दूंगी, फिर यह मरकर मेरे साथ रह पाएगा ना। बाबूजी ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, उसके साथ उसकी माँ है जो उसकी रक्षा करती है, वही तो सबसे बड़ी बाधा है जो मुझे इससे मिलने नहीं देती। मैं प्रभास के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। उसने हाथ में कुछ सरसों के दाने लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रभास चिल्ला उठा। वृद्ध ने सरसों के मंत्र पूरी दाने प्रभास पर फेंक दी। वह चीख कर गिर गया। अनूप घबरा कर प्रभास की ओर बढ़ा, लेकिन बाबूजी ने उसे रुकने का इशारा किया। ठहर जाओ अनूप, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। कुछ ही देर में प्रभास उठ बैठा। अब उसकी आंखें खुली। तभी एक स्त्री का स्वर गूंजा, क्यों बुलाया मुझे। अनूप इस स्वर को सुनकर चौंक उठा। यह प्रभास की माँ का स्वर था। बाबूजी ने प्रभास की माँ की आत्मा से कहा, अब आप संसार की माया छोड़कर मुक्त हो जाइए। प्रभास की माँ की आत्मा ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु मैं इसे एक बार सुखी देना चाहती हूँ, लेकिन सुहासिनी वही इसके लिए संकट बन गई। आप इसे उससे मुक्ति दिला दीजिए तो मैं भी निश्चित होकर चली जाऊंगी। बाबूजी ने कहा, जिसके ऊपर माँ का साया हो उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, आप निश्चित रहिए। मैं सुहासिनी को छूट नहीं दे सकता, उसे यहाँ से जाना होगा। प्रभास की माँ ने बताया, बहुत प्यारी बच्ची थी, इसलिए हम लोगों ने बचपन में उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके माता पिता को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन यह अपने अत्यधिक लगाव के कारण मुंह में बंदी रह गई। बाबूजी ने कहा, अब तुम दोनों की मुक्ति का समय आ गया। आज रात्रि आप लोगों को इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभास की माँ की आत्मा ने कहा, आप सुहासिनी की मुक्ति का कार्य करें भाई, उसके जाते ही मैं खुद चली जाऊंगी। फिर बाबूजी ने कहा, अगर सुहासिनी की कोई वस्तु मिल जाती तो बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती। फिर प्रभास की माँ ने कुछ याद करके बाबूजी को बताया कि उनके घर के पुराने संदूक में एक छोटी सी डिबिया रखी है, जिसमें सुहासिनी का दिया हुआ रेशम से कढ़ा हुआ एक पिंक कलर का रुमाल रखा है। उसे सुहासिनी ने प्रभास को उसके जन्मदिन पर दिया था, शायद आपका काम उससे चल जाए। बाबूजी ने कहा, ठीक है आप जाए, मैं उपाय करता हूँ। फिर कुछ देर बाद प्रभास सामान्य हो गया। वो तीनों कक्ष से बाहर निकले। कक्ष से बाहर निकलने से पहले बाबूजी ने दोनों युवकों को गले में एक अभिमंत्रित धागे की माला पहना दी। तीनों कक्ष बंद कर बाहर आ गए। दूसरे दिन अनूप प्रभास के घर जाकर संदूक से वह रुमाल लेकर आ गया। चंपा के सहयोग से उसने संदूक ढूंढ लिया। आधी रात होने पर फिर से वे तीनों उस कक्ष में पहुंचे और पूजा प्रारंभ कर दी। कुछ देर के प्रयत्न के बाद वे सुहासिनी को उसके दिए रुमाल की सहायता से बुलाने में सफल हो गए। इस बार पूजा के घेरे में उन्होंने प्रभास को नहीं बिठाया था, बल्कि मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया बनाकर उसे वह रुमाल लपेट दिया और उस पर काला धागा बांध दिया। प्रभास और अनूप किनारे चटाई के आसन पर बैठ पूजा को देख रहे थे। बाबूजी के कुछ मंत्र जाप करने के बाद उस मिट्टी की गुड़िया में जीवन आ गया। उसने बड़े प्यार से रुमाल को पेट कर छोटा सा घूंघट बना लिया। उसी समय बाबूजी ने हाथ में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर डाल दिया। देखते ही देखते वह गुड़िया गलकर जमीन पर फैल गई। बाबूजी ने उसी रुमाल से सारी मिट्टी समेट कर रुमाल सहित हवन कुंड में डाल दी। उसे डालते ही हवन कुंड में अचानक आग जलने लगी। तेज लपटों में एक बार फिर सुहासिनी का चेहरा जलका फिर धुआं बनकर उसी में समा गया। बाबूजी ने पुनः गंगा जल छिड़क कुंड की अग्नि को पवित्र किया, उसे प्रणाम किया और सबके साथ कक्ष बंद करके बाहर निकल आए। पूजन कक्ष में ताला बंद करते हुए वह बोले, लो बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया, अब जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो।